20 मिनट्स का और फिर 5 मिनट्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे और हमारा सेशन कंक्लूड होगा। होपफुली कल का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने उसमें लर्निंग की होगी। उसी से ही आगे हम आज प्रोसीड करते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे शेयर भी हो रहा है फॉर्मेट जो कि कल हमने कैश बजट का यूज किया था। एंड दिस इज फ्रॉम सीमा P1 बुक एंड इट्स अ पेज नंबर 29। कल मैंने बुक्स शेयर कर दी थी ICMA की मैनेजमेंट के साथ और होपफुली स्टूडेंट्स को मिल गई होंगी। अगर किसी को नहीं मिली हैं तो वो वेबसाइट से खुद भी अरेंज कर सकते हैं सीमा P1 और अदरवाइज मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। भारत अभी हम इस इनिशियल क्लासेस में हैं तो जितना आपको विजिबल भी हो रहा है इतना भी अगर आप रिटेन कर लें तो इट्स एनफ फॉर यू। मोहम्मद हारिस साहब ने कहा कि वॉइस का ऑप्शन उसके लिए ICMA की मैनेजमेंट शायद इस पर कंसर्न होगी। और इट्स माय फर्स्ट क्लास सैफ रहमान साहब आज आए हैं, इनकी पहली क्लास है। कोई नहीं सैफ, आप हमारे साथ ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा। शकील आपको साउंड आ रही है? everybody getting this lecture? ओके। अहमद सुबहानी साहब ने पूछा है कि हाउ दिस टू एंड टर्म्स एंटर इन एस्टिमेट कैश रिसीट्स फ्रॉम अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल से हमें कैश रिसीट्स नहीं होती, हमें अकाउंट रिसीवेबल से कैश रिसीट्स होती हैं। एंड प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल और नॉन करंट एसेट्स ये हमारी रिसीट्स होंगी और इनको हम रिसीट्स के ही प्लेसेस पे लिखेंगे। आगा साहब ने सलाम कहा है। उजैर हुसैन अ, जी रिकमेंडेड बुक्स भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि वाई कंपनी डिसाइड मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस। जैसे अगर आपको हमने कल देखा था जनवरी की क्लोजिंग, हमें कोई क्लोजिंग बैलेंस हमने सेट किया था 100,000। होपफुली इस तरह हो सकता है कि फरवरी की फर्स्ट तारीख को ही हमने कोई पेमेंट करनी हो, हमने कोई बिजली का बिल पे करना हो, टैक्स पे करना हो। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग इतना कैश अवेलेबल हो कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे ही हम उसको पे कर सकें। दैट्स वाई मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में हो सकती है। अच्छा जी। अच्छा, बुक्स आपको नहीं मिली हैं तो बुक्स की अरेंजमेंट के लिए मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, आप इस पे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई इश्यू नहीं है। अभी हम कल का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम एड्रेस कर लेते हैं। PDF बुक्स आप वेबसाइट पे सर्च करें तो मिल जाएंगी। बहरहाल मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया, आप उस पर भेज दें तो मैं आपको भेज दूंगा। जी, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी को लेके हमने फॉलो करना है।
जी, चलो बच्चों अब हम देख लेते हैं जो कल का हमारा लेक्चर था, वो क्या था, और ताकि जो लोग कल जॉइन नहीं कर सके थे, वो हमारे साथ आज हो लें। हमारी जो बुक्स हैं दैट इज़ सीमा P1 एंड कैफ 8, एंड कैफ 8 जो है वो आई कैप की बुक है। इसको हम लेके फॉलो करेंगे, दोनों पीडीएफ में अवेलेबल हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, वो अरेंज कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ बजटिंग, और बजटिंग में कल इस चैप्टर करने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप किसी भी एंटिटी का बजट बना सकें। दिस एंटिटी मे बी इंडिविजुअल, it may be a sole proprietor, it may be a partnership, it may be a company, it may be any big organization, it may be group of companies, or it may be a government organization or the federal ministry. बजट की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो इसके अंदर 3 की पॉइंट्स होते हैं। द नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव प्लान। क्वांटिटी आपको जरूर मेंशन करनी पड़ती है। दैट एग्जांपल हमने एक ली थी कि नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, कि हम कितनी कार प्रोड्यूस करेंगे, ओके। या अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो नंबर ऑफ, जैसे होटलिंग इंडस्ट्री है तो नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास होंगे, और नंबर ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हो सकते हैं, एंड सो ऑन। एक्सप्रेस्ड, सेकंड पॉइंट इसका है एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। हमने अपने बजट को कन्वर्ट करना है इन सम फाइनेंशियल, क्योंकि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कोई करेंसी कैरी कर रही होती, लाइक PKR, लाइक US डॉलर्स, और यूजली वो लीगल टेंडर करेंसी होती है जो कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे होते हैं। और अगर आप फॉरेन ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पाक रुपये में भी बनानी पड़े, और फॉरेन जो ग्रुप है उसकी जो करेंसी है उसमें भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़े। ये आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बजटिंग के एस्पेक्ट से देखना कि हमने उसको एक्सप्रेस करना है इन फाइनेंशियल टर्म्स। एंड थर्ड, इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हमारा बजट एक दिन का भी हो सकता है, 1 घंटे का इवेंट, जैसे आप देखते होंगे कहीं कभी सेरीना में, मैरियट में, PC में 1 घंटे की वर्कशॉप हो रही है, या कुछ सेमिनार हो रहा है, या एग्जीबिशन हो रही है, तो आप 1 घंटे का भी अपना बजट बना सकते हैं। इट मे बी अ डे इवेंट, जैसे संडे मार्केट में आपने स्टॉल लगा लिया, कोई एग्जीबिशन डे डे 2 डेज की, 1 डे की हो रही थी, वो आपने अरेंज कर ली। लाइक वाइज मंथली बजट भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली, एनुअली, एंड इट मे बी मोर देन अ ईयर, जब आप थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बजट बनाने के लिए चाहेंगे। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? ये जो 3 बातें हमने कही है, क्वांटिटेटिव प्लान, एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने जिस एंटिटी का भी आपने बजट बनाना है, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, उसके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वो एक्सपेंसेस कहाँ से करेगा, कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, ये हमें सब चीजें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेंगी। यानी कि जिस तरह आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं किसी भी इदारे की, उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आएगा? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। और बैलेंस शीट में क्या आएगा? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो जब आप किसी भी इदारे का बजट बनाना है, आप बड़े कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद बता सकेंगे कि मैं किसी भी इदारे का बजट बना सकता हूँ। और लेकिन कब? जब आप उसकी ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसका होल सम क्या है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से जाते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी है, एंड सो ऑन। और एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिविटी क्लास आपको मिल सकती है उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। जी बच्चों, आगे आते हैं। फिर हमारे पास 2 किस्म के बजट्स हैं, वन इज गवर्नमेंट बजट एंड अदर इज कमर्शियल बजट। वन इज गवर्नमेंट बजट एंड अदर इज कमर्शियल बजट। गवर्नमेंट बजट के ऊपर हमने ये बात की थी कि जब हमने इस बजट को बनाना है ना, तो पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे ऑल एक्सपेंसेस। हम लिस्ट कर लेंगे ऑल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं उस इदारे को चलाने के लिए या पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और फिर गवर्नमेंट उसके बाद ये देखती है कि मेरे से एक्सपेंसेस हैं PKR 100 रुपीज के, ओके। फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ से और फंड जनरेट कर सकते हैं जो कि इस एक्सपेंस को मीट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करने की, जनरेट करने की, उसको एनहांस करने की एबिलिटी होती है बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस,
बाय इंक्रीजेस फीस, बाय इंक्रीजिंग स्टैम्प ड्यूटीज, बाय, और अगर कुछ भी ना हो सके तो बाय इशूइंग नोट्स। अच्छा भाई, गवर्नमेंट के जो बजट है ना वो तीन किस्म के बन सकते हैं, वन इज सरप्लस, अदर इज बैलेंस्ड, एंड थर्ड वन इज डेफिसिट। सरप्लस बजट में हम देखेंगे तो रेवेन्यूज डेफिनेटली ज्यादा होंगे एक्सपेंसेस से, बैलेंस में रेवेन्यूज इक्वलेंट होंगे एक्सपेंसेस के, और डेफिसिट में एक्सपेंसेस ग्रेटर होंगे रेवेन्यू से। ऑन दी अदर हैंड जब हम कमर्शियल बजट के ऊपर आएंगे तो कमर्शियल बजट में हमें पहले बनाने पड़ेंगे रेवेन्यूज के बजट, फिर हमें बनाने पड़ेंगे एक्सपेंसेस के बजट, और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा प्रॉफिट और लॉस। और बजटिंग के शेड्यूल ऐसे ही बनते हैं जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं। फिर हमने कल स्टार्ट किया है कैश बजट से। सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश बजट। ये इसके अंदर रहते हुए आपको काफी चीजें कवर हो जाएंगी, और पेपर में भी 80% कैश बजट का क्वेश्चन आता है, और ज्यादा ये ट्रिकी लगता है। आप जब भी प्रोफेशन में आएंगे तो आपको लगेगा कि कैश बजट लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और बड़ा हवा बना हुआ है, और आप बिलीव करेंगे कैश बजट से आसान बजट कोई है ही नहीं। इट इज वेरी इजी, इट इज लाइक 2 + 2 एंड नॉट मोर देन दैट। इसको आपने कैसे बनाना है, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 29 ऑफ सीमा। सीमा की बुक हमारे पास अवेलेबल है। हम पेज नंबर 29 पे आ गए हैं, और हम इसकी कैश बजट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस तरह कल मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले चीज बनाते हैं कैश रिसीट्स, उसके बाद बनाते हैं कैश पेमेंट्स। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाता है सरप्लस और डेफिसिट। उसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस को ऐड करते हैं, तो हम अराइव हो जाते हैं एट क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह मैंने आपके साथ ये फॉर्मेट शेयर किया है, रिसीट्स, पेमेंट्स, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 और 2 का, 1 - 2, तो आपके पास आ जाएगा 3 नंबर रो, दैट इज सरप्लस। ओके, इट मे बी डेफिसिट। और डेफिसिट कब हो जाएगा, जब एक्सपेंसेस पेमेंट्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू रिसीट्स। ये कल हमने एक्सेल में किया भी था, अभी हम उसको देख लेते हैं। फिर इसके अंदर बच्चों हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐड करते हैं जो 3 हमारे पास आया है, इसमें हम जब 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिनिमम, हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, वेट अ मिनट। जी बच्चों, जब हम सरप्लस हमारे पास आ गया, इसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस अगर ऐड कर देंगे ना तो हम क्लोजिंग बैलेंस की फिगर पे अराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना आ रहा होगा, 30। तो सरप्लस प्लस ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। अगर हम इसकी पूरी पिक्चर एक स्क्रीन पे लेकर आए तो देखें क्या हो रहा है, रिसीट्स आ रही हैं, इसमें से पेमेंट्स लेस हो रही हैं, तो हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट आएगा। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज जस्ट द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। आज हम कैश बजट को ही फर्दर स्टडी करेंगे, और इसके लिए आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 that is available in CAF 8 book, that is study text of 2019 at पेज नंबर 215। कल हमने ये कर भी ली थी, और आज हम एक एग्जांपल करेंगे that is from सीमा पेज 31 से regarding cash budget. This is example of cash budget from सीमा P1। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको रिक्वायर्ड किया गया है, बी रिक्वायरमेंट में, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर फरवरी एंड मार्च। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अपना जो कैश बजट का फॉर्मेट अभी हमने देखा है और कल भी जो देखा था, उस फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते हैं।
जी बच्चों, हमसे कहा गया कि कैश बजट बनाना है। इस कैश बजट को समझने के लिए हमें आज थोड़ी सी एडवांसमेंट करनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना है रिगार्डिंग टू थिंग्स, दैट इज सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपके पास ये इक्वेशन तो बेसिक एक बिजनेसमैन के लिए होती है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। डेफिनेटली आप आपके पास एक कॉस्ट होगी, उसके ऊपर आप प्रॉफिट ऐड करते हैं और आपके पास सेल प्राइस आती है। ओके, इस प्रॉफिट को सम टाइम मार्कअप भी कहा जाता है और मार्जिन भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मार्कअप को शो किया गया है एज ए कॉस्ट प्लस। मार्कअप और मार्जिन दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे समझते हैं। और मार्कअप को अल्टरनेटिवली कॉस्ट प्लस के तौर पे भी यूज किया जाता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, द फर्स्ट लाइन, ओक ट्री विला ऑपरेट्स अ रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में बच्चों ये होता है कि जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, परचेज एंड सेल, नो मैन्युफैक्चरिंग इज इन्वॉल्व। आप चीज को खरीदते हैं और उसको एज इट इज ही बेचते हैं। जैसे रिटेल शॉप्स होती हैं, आपके मोहल्ले में करियाने की दुकान है, वो चाय की पत्ती का डब्बा खरीदता है, वो माचिस खरीदता है और आपको सेल कर देता है। जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। अब क्या हो रहा है इसमें, परचेजेस आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%। कॉस्ट प्लस, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है, किस पे सोल्ड होती है, कॉस्ट प्लस पे। और पुट अनदर वे, परचेजेस आर 75% ऑफ सेल्स। परचेजेस जो है वो 75% ऑफ सेल्स। दो बातें उन्होंने कही, या तो है कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%, एंड अदर वे परचेजेस आर 75% ऑफ सेल्स। अब इन चीजों का हम समझते हैं कि ये क्या कहने का मकसद है। उन्होंने कहा कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%। कॉस्ट में 33 and 1/3% आपने ऐड करना है तो आपके पास बनेगी सेल प्राइस। ये लाइन हमें ये बता रही है, दैट इज परचेजेस आर सोल्ड। सोल्ड कैसे आएगी, कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%। कॉस्ट में हमने 33 and 1/3% ऐड ऑन करना है। जब कॉस्ट में ऐड ऑन करना होता है तो कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं 100 और मार्कअप को बेस कराते हैं ऑन कॉस्ट। जैसे हमने ऊपर लाइन में मैंने लिखा है, मार्कअप और कॉस्ट प्लस बिलोंग्स टू कॉस्ट। इस केस में हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं 100 और मार्कअप लेते हैं ऑन कॉस्ट। ठीक है, मार्कअप किसके बच्चों पर होता है, दैट इज ऑन कॉस्ट। तो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है उसको आप लेंगे 100 और ये मार्कअप ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि सेल इक्वलेंट है 133 and 1/3 के। इसको अल्टरनेटिवली उन्होंने जिस तरह क्वेश्चन में कहा है कि हम ले सकते हैं, और पुट अनदर वे, परचेजेस आर 75% ऑफ सेल्स। परचेजेस जो है वो 75% ऑफ सेल्स है, क्योंकि आप चीज को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं। जब परचेजेस इज परसेंटेज ऑफ सेल्स तो ये केस बच्चों बनता है मार्जिन का। एक चीज है मार्कअप और एक चीज है मार्जिन। मार्जिन जो होता है बच्चों वो रिलेट करता है सेल से। इट मींस मार्जिन इज ऑन सेल। जिस चीज के ऊपर आप डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं उसको आप लेते हैं इक्वल टू 100। यहां पे आपने डिपेंडेंसी क्रिएट की ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट हो गई 100। जबकि इस केस में आपने डिपेंडेंसी क्रिएट की है ऑन सेल। मार्जिन बिलोंग्स टू सेल्स, मार्जिन बिलोंग्स टू सेल्स। ओके, जबकि मार्कअप ऑन कॉस्ट बिलोंग्स टू कॉस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। चलो आप इससे भी वरी ना हो, जस्ट आप ये जो सामने आपके स्क्रीन नजर आ रही है इसके पीछे पिक्चर ले लें, या ये बातें अपने पास अपने रजिस्टर के पहले सफे पे या बिल्कुल आखिरी सफे पे लिख लें। ये आपको सारी जिंदगी काम आनी है, इनसे आपका सारी जिंदगी वास्ता पढ़ना है। अच्छा जी, अब ये इक्वेशंस आपने हमने थोड़ी सी समझ ली, तो हम यहाँ पे जब आएंगे तो से आपके सामने बच्चों सेल्स है जनवरी की 40,000, ओके, फरवरी की 60,000,
मार्च की 160,000 एंड अप्रैल की 120,000, दिस इज अ सेल्स वैल्यू। आप मुझे फरवरी की, ये तो है सेल, आप मुझे बताएंगे इसकी परचेज कितने पे होगी? सेल के अंदर आपके पास कॉस्ट और प्रॉफिट शामिल होता है, ओके। एंड कॉस्ट से मुराद है उसकी परचेज प्राइस, सेल से मुराद है सेल प्राइस। अगर किसी महीने में हमारी सेल है 60,000, इट मींस वी आर सेलिंग एट ए 25% प्रॉफिट। हमें ये बताया गया है 25% प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास। और पुट अनदर वे, परचेजेस आर 75% ऑफ सेल्स, इट मींस 25% इज प्रॉफिट, ओके। तो हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। से आपके सामने है ये एक सिचुएशन, सेल्स है फरवरी की 60,000। अब हमने देखना है कि इस 60,000 में से कॉस्ट कितनी है और हमारा मार्जिन कितना है। यूजिंग इक्वेशन सेल इज इक्वल टू 100, कॉस्ट इज 75 एंड मार्जिन इज 25। हमें ये करना पड़ेगा कि इस 60 को रिलेट करेंगे 100 से, और इस 60 का ब्रेकअप करना है इनटू कॉस्ट एंड इनटू मार्जिन। जब ये 100 है तो किस तरह है, 75 प्लस 25, इट मींस देयर इज सर्टेन figure who is 75 and there is certain figure which is 25, and when we add up both these figures it will become sales. To know both these figures, what first we have to do, हमें यहाँ ये पता लग गया कि सेल इज 100 है जो कि 60,000 के बराबर है। अब हमें 75 इसमें से है कॉस्ट, जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया था आपको कि परचेजेस आर 75% ऑफ सेल्स, यानी कि परचेजेस आपकी कॉस्ट होती है जो कि 75% ऑफ सेल्स है। अगर परचेजेस 75% ऑफ सेल्स है तो प्रॉफिट होगा 25% ऑफ सेल्स। To know the cost, that is 75, we divide 60,000 by 100 and we multiply by 75, and we will arrive at a cost that is 45,000. And to know the margin, which is 25, हमें क्या करना पड़ेगा, 60,000 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमारे पास मार्जिन आ जाएगा 15,000। और अगर हम अपनी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे प्लेस की थी देखें, 100 इज इक्वल टू 75 प्लस 25, तो सेल इज इक्वल टू 45,000 इज कॉस्ट एंड 15,000 इज मार्जिन। तो ये हमने अपनी इक्वेशंस की मिसिंग वैल्यूज मालूम कर ली हैं, ओके। दिस इज द वन मेथड, दैट इज मार्जिन। ये हमने अभी किया है मार्जिन से, और मार्जिन बिलोंग्स करता है सेल्स के साथ। जब जिसके साथ बिलोंग्स कर रहा होता है उसको आप कंसिडर करते हैं 100, और बाकी वैल्यूज को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब ये 100 होगा तो मार्जिन 25 है, डेफिनेटली ये दिस फिगर जो है वो 75 होगी। अब हम आते हैं मार्कअप पे। अगेन सेल्स है फरवरी की 60,000, मार्कअप हमेशा बच्चों डिपेंड करता है ऑन कॉस्ट। मार्कअप डिपेंड करता है ऑन कॉस्ट, जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो 100 हो जाएगा। मार्कअप इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल्स प्राइस आएगी। से फरवरी की सेल्स प्राइस आपको पता है 60,000 है। अगेन हमने मालूम करनी है व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज इट्स मार्कअप। सेल्स यहाँ पे अब बच्चों इक्वल हो चुकी है 60,000 के। हमने इसका ब्रेकअप करना है इनटू कॉस्ट एंड इनटू मार्कअप। अगेन जिस तरह अभी हमने मार्जिन में किया था, 100 को मालूम करने के लिए हम 60,000 को डिवाइड कर देंगे 133 1/3 से, और कॉस्ट है हमारी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गई कॉस्ट 45,000। और जब हमने मार्कअप मालूम करना है तो 60,000 के अंदर शामिल है 133 1/3, जैसे अभी आपको सामने ऊपर है, और 33 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। इन दिस केस सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप 133 1/3, 100 प्लस 33 एंड 1/3, 60,000 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 15,000,
और हमारी इक्वेशन आपके सामने इक्वल भी है, और दिस इज जनरेटिंग सेम रिजल्ट जो कि मार्जिन के केस में आ रहा था। मार्जिन के केस में भी 60,000 इज इक्वल टू 45 प्लस 15 ही था, लेकिन मार्जिन था 25% और मार्कअप है 33 1/3%। बच्चों इधर अजान हो रही है, जब तक अजान हो रही है मैं अजान सुन रहा हूँ। आप लोग ये स्क्रीन, अगर आपकी तरफ अजान नहीं हो रही तो ये स्क्रीन देखें। जी बच्चों, अब हमने देख लिया कि मार्कअप इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट। जब ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा देन कॉस्ट विल बी 100। ओके, ऑन द अदर हैंड margin is dependent on sale price, then sale is will be equivalent to 100। ओके, सेल 100 हो जाएगी, मार्जिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें 25 हो गया और कॉस्ट हो जाएगी 75। जबकि मार्कअप के केस में कॉस्ट होगी 100, मार्कअप होगा 33 1/3 and sale will be and sale will be 133
एंड वन थर्ड। जी बच्चों, यहाँ तक अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ कि जो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है वो मुझे बता दें। जी बच्चों, चैप्टर 16 ऑफ सिलेबस है, लेकिन अभी हम बजटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अहमद सुबानी साहब, आपका क्वेश्चन है, हमने इसलिए किया कि बजटिंग एक सीक्वेंस में आता है, इसके बाद फिर हम वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे और दूसरी चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए जो फ्लो मेरे नज़दीक अच्छा बनता है मैंने उससे स्टार्ट किया, दैट इज बजटिंग। जी, इंक्रीमेंटल और जीरो बेस्ड बजटिंग अभी आगे आएगा, अभी जस्ट हमने कैश बजट से स्टार्ट किया है। हॉस्पिटल्स के लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बेड्स भी हो सकते हैं। अगर आपके सिर्फ जैसे ओपीडी में आते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ही होंगे, और अगर आपके पास इंडोर फैसिलिटी है तो उसमें नंबर ऑफ बेड्स हो सकते हैं। मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस हमारा टोटल बजट नहीं होगा बेटा, वो एक लाइन आइटम है जिसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने क्लोजिंग बैलेंस इतना रखना है। अगर हमारे पास कमी हो रही होगी तो हमें बोरिंग करनी पड़ेगी। जी बेटा, आप टाइम लें सैफुर रहमान साहब। अच्छा, वॉल्यूम कम है, मैं इसको इंक्रीज करने की कोशिश करूँ। डेफिसिट बच्चों ये होता है कि जब आपके पास रेवेन्यूज कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो फिर आपके पास डेफिसिट आएगा, या आपके पास रिसीट्स कम हो और पेमेंट ज्यादा हो। बेटा, मार्कअप और मार्जिन सेम नहीं होते। मार्कअप और मार्जिन को हम प्रॉफिट तो कहते हैं, लेकिन जिस तरह हमने यहाँ सारी बात की है आपके साथ कि मार्कअप इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, ये टर्मिनोलॉजी इसी तरह यूज होती है, कहीं इंटरचेंजेबली भी हो जाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनोनिमस अटेंडी। अच्छा जी, परचेज विल बी 30,000। वेरी गुड, जनवरी की आपने सही बताई, फरवरी की 45 आएगी। गुड। सुमेर ने कहा है 48। मैं सुमेर, आप जरा दोबारा काउंट करें, वन थर्ड को भी कंसिडर करें। सोबिया भट्ट ने कहा है कि जी जी, हर महीने की वेरी कर सकता है क्लोजिंग बैलेंस। यासिर ने 48,000 निकाला है, 45 ठीक निकाला। एफ क्यू ने परचेज प्लस मार्जिन, केस मार्जिन, केस प्लस मार्जिन, और वन थर्ड को बेटा आप ले लो 0.333। आज बेटा 4:30 पे क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। ये दोनों के बच्चे डिफरेंस कोई नहीं है, बेनिफिट्स में डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों बस जस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को कहीं मार्कअप लिखा जाता है, कहीं मार्जिन। मार्कअप रिलेट करता है कॉस्ट से रिलेशन में, और मार्जिन रिलेट करता है सेल के रिलेशन में। मार्कअप की कैलकुलेशन शकील को क्लियर नहीं है। शकील साहब, अभी दोबारा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी हम इसकी जब ये क्वेश्चन जो हमारे सामने अवेलेबल है इसको हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगी। जी, मार्जिन हमारा प्रॉफिट होता है। अगर मार्कअप 20% हो जाएगा फिर भी हम उसको चेंज करके देखते हैं। 100 को हम 100% कंसिडर कर लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। अभी हम करते हैं मार्कअप मार्जिन में डिफरेंस, आपको समझ आ जाएगा। जी, आपको जो फार्मूला मैंने आपको बताया है इसको ही आप जहन में रखें और इसको याद कर लें, अपने बहन भाइयों को सुनाएं, अम्मी अब्बू को सुनाएं कि ये मार्कअप होता है, ये मार्जिन होता है। अब उनको समझ आए ना आए, आप उनको सुनाएं, आपको समझ आ जाएगा।
बेटा इसकी फैजान ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज द रीजन ऑफ कैलकुलेटिंग मार्कअप एंड मार्जिन। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास अभी सेल्स अवेलेबल है, हमने माल बेचना तो सेल प्राइस पे है और खरीदना है परचेज प्राइस पे, और जो हमारे सामने क्वेश्चन अवेलेबल है इसमें परचेज प्राइस दी हुई नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में परचेज प्राइस गिवन नहीं होगी, हमें वहां परचेज प्राइस मालूम करनी है, क्योंकि फिर हमने उसकी पेमेंट्स भी करनी है। जैसे लिखा है, पेबल्स फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेजेस आर मेड और द एक्सपेंसेस इनकर्ड। हमने जब मटेरियल खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट भी करनी है, तो कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हिडन होगी, उसको हमने मालूम करने के लिए मार्कअप और मार्जिन को लेके चलना है। ये बेटा ये बुक्स शॉप से मिल जाएंगी आपको, ये बुक्स। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स फिलहाल शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईसीएमए की मैनेजमेंट इस पे बेहतर कमेंट कर सकेगी। जी बेटा ये बजटिंग के चैप्टर नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे भी कैश बजट को डिस्कस किया जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 29 एंड 31। जी इंशाल्लाह पहले हम बजटिंग को पढ़ेंगे बच्चों। बजटिंग में भी हम पहले कैश बजट को पढ़ रहे हैं, फिर हम फर्दर आगे चीज़ों पे जाएंगे। सारे बजट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट के ऊपर भी आ जाएंगे। जी बेटा प्रीवियस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है कि व्हाट इज मार्कअप एंड व्हाट इज मार्जिन। लेट्स स्टार्ट। अभी हम बच्चों ये एग्जांपल करते हैं मोहम्मद जैन, आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया अभी तक, जब हम इस एग्जांपल के लिए कुछ बेस बना रहे थे। जी बेटा ये दोनों मार्कअप और मार्जिन की अमाउंट सेम आएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट है। मार्जिन के केस में प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल के ऊपर, मार्कअप के केस में डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। एग्जैक्टली जिशान ने बड़ी अच्छी वर्किंग की है जी। परचेजेस है मार्च के महीने की 120 और प्रॉफिट है 40,000। ओके माजिद, अब मैं आपको ठीक से हो जाएगा चीज क्लियर। गुड। आए बच्चे, आप हम इस चैप्टर की प्रोसीडिंग्स करते हैं। आपको पहले कहा गया रिक्वायरमेंट नंबर ए में, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर फरवरी एंड मार्च। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है फरवरी और मार्च की। आप अपनी नोटबुक पे जस्ट सिर्फ ये लिख लें कि फरवरी की सेल्स हैं 60,000 और मार्च की सेल है 160,000। ये हमने पास लिखें, फिर हम अभी इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। ये बच्चों इसकी है इनकम स्टेटमेंट। फरवरी की सेल है 60,000, मार्च की सेल है 160,000। अब इसके सेल्स के साथ निकाला गया है कॉस्ट भी और निकाली गई है प्रॉफिट भी, जो कि हमने अभी निकाल के देख चुके हैं कि 60,000 के ऊपर कॉस्ट आती है 45 और प्रॉफिट आता है 15। एग्रीड। इसी तरह मार्च की सेल है 160, इसकी भी आप कॉस्ट निकालें और इसका भी प्रॉफिट निकालें। शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी। एक आध स्टूडेंट ने, माजिद ने तो मार्च का कर लिया था। अब आप बच्चों से ये रिक्वायर्ड है कि जनवरी की भी कॉस्ट निकालें और प्रॉफिट निकालें। जनवरी की सेल्स हैं 40,000, इसकी भी बताएं कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है। लाइक वाइज अप्रैल का भी निकालें कि कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है। जनवरी की सेल्स हैं 40,000, फरवरी की सेल्स हैं 60,000, मार्च की सेल्स हैं 160,000 और अप्रैल की सेल्स हैं 120,000। ये सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो बच्चों अभी हमने ये निकाल लिया है कि इस महीने का प्रॉफिट है 15,000, इस महीने का प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। इस महीने का प्रॉफिट है 10,000 और इस महीने का प्रॉफिट है
30,000। ओके बच्चों, आपने ये 3 चीजें देखें, ये मालूम कर ली। ठीक है, आपके सामने ये पिक्चर है, ये सेल्स की फिगर आपको दी गई थी सारे महीनों की। ये फिगर्स आपको गिवन है, और अभी हमने देख लिया है कि मार्जिन के केस में प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स है। तो अगर सेल में से हम प्रॉफिट को लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे सारे एग्रीड हैं? ओके, अब जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। रिक्वायरमेंट है कि आप पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमने फॉर फरवरी एंड मार्च। तो हमने सेल्स में से कॉस्ट लेस की, हमारे पास आ गया प्रॉफिट, और हमें लेबर की कॉस्ट भी दी गई है और एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, हमने उनको भी लेस किया। तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 6,000, 28,000 एंड 34,000। लेकिन जरा हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, फोकस करते हैं। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है? फॉर कैश बजट, इट इज मैनेजमेंट पॉलिसी टू हैव सफिशिएंट इन्वेंट्री इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड पे कितनी इन्वेंट्री इन हैंड हो? सफिशिएंट इन्वेंट्री, और वो कितनी? टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। हमने इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री रखनी है कि जो कि अगले महीने की सेल्स की हाफ हो। से जनवरी की आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री इसलिए मेंटेन करनी है गुड्स की, परचेजेस की, कि फरवरी का महीना जब आए तो आप उसमें माल को सेल कर सकें। फिर फरवरी में आपने नेक्स्ट मंथ की हाफ इन्वेंट्री रखनी है, ताकि फरवरी की क्लोजिंग में आपके पास इतना माल पड़ा हो, आपको ये डर ना हो कि हम स्टॉक आउट हो जाएंगे या मार्च में कब माल आएगा। से इसको अवॉइड करने के लिए हम मार्च की सेल का 50% फरवरी की क्लोजिंग रखेंगे। इसी तरह अप्रैल की सेल का मार्च में 50% रखेंगे, एंड सो ऑन। आप अभी ये समझ चुके हैं कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारे पास जो भी इन्वेंट्री होती है, हमारी जो भी परचेजेस होती हैं, वो होती है एट कॉस्ट प्राइस, और हम सेल्स करते हैं एट सेल्स प्राइस। ये पहला जो पॉइंट था इस क्वेश्चन में, दैट इज इट इज मैनेजमेंट पॉलिसी टू हैव सफिशिएंट इन्वेंटरी इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। आप जरा इसको समझते हैं। देखिए, ये है जनवरी की सेल्स, ये है जनवरी की कॉस्ट। आपने जब जनवरी का ओपनिंग स्टॉक लेना है, वो कौन सा होगा? दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक। और दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक या किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। तो यहां पे हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा 15,000। इस 30,000 का 50%। लाइक वाइज 45,000 का 22,500। लाइक वाइज 60,000, इसका 50%, 90 का 45,000। दोबारा बताते चलूं कि ये मैं इनको शेड भी करता हूं कि ये हमारे पास सेल्स की फिगर गिवन थी, हमें यहाँ पे ये बताया गया था 25% ऑफ सेल्स जो है वो हमारा है प्रॉफिट। तो उससे हमने ये लाइन बना ली। जब सेल में से प्रॉफिट लेस करते हैं तो या दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होती है कॉस्ट। अब क्या है कि हर महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा नेक्स्ट मंथ की सेल्स की हाफ। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इट इज मैनेजमेंट पॉलिसी टू हैव सफिशिएंट इन्वेंट्री इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स होगी उसका हम लेंगे हाफ। अब दिसंबर का जो क्लोजिंग होगा वो जनवरी की सेल्स का हाफ होगा। अब जनवरी की सेल्स जो है वो तो सेल प्राइस पे है, पहले हम उनको लेकर आए कॉस्ट प्राइस पे, और इसका 50% माल हमने यहां पे रखना है। ये दिसंबर का क्लोजिंग बना, ये जनवरी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों?
ओपनिंग, जनवरी का क्लोजिंग फरवरी के लिए ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग मार्च के लिए ओपनिंग, एंड मार्च का क्लोजिंग अप्रैल के लिए ओपनिंग। तो आपके पास क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंटरीज आ गई जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। ओके, ये दो बातें आपको पता लगी। ठीक है, अब हमारे पास हमने इनफैक्ट निकालनी है परचेजेस। एक इक्वेशन होती है बच्चों, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू अवेलेबल फॉर सेल, और जब हम इसमें से क्लोजिंग को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है, क्लोजिंग भी अवेलेबल है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाता है 52,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग अगर हम करें तो बन जाता है अवेलेबल फॉर सेल। ओके, क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग को जब लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ये सिंपल इक्वेशन है, अभी अगर नहीं भी आपको ध्यान में तो अभी हम लर्न कर रहे हैं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो ये 52,500 हम हमने अराइव किए। पहले क्लोजिंग्स निकाली, उनको ही सेम हमने बना दिया ओपनिंग, दिसंबर की क्लोजिंग जनवरी की ओपनिंग, जनवरी की क्लोजिंग फरवरी की ओपनिंग, एंड लाइकवाइज। अब हमें मालूम करनी है अपनी परचेजेस, और हमें एक इक्वेशन पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज इक्वल टू अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैं जनवरी के महीने के मतलब बात कर रहा हूँ। 30,000 है हमारी इस महीने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक है 22,500 विच इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स रिक्वायरमेंट्स। ओके, अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कहां से आया, ये दिसंबर की क्लोजिंग से, और दिसंबर की क्लोजिंग अगेन 50% थी ऑफ जनवरी सेल्स। अब हमारे पास एक 52,500 की फिगर अवेलेबल है और एक फिगर हमारे पास अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक में 15,000 की। इन दोनों का डिफरेंस जो लेंगे बच्चों हम, वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 37,500। ये आ गई हमारे पास जनवरी की परचेजेस। लाइक वाइज हमारे पास आ जाएंगी तो ये हमने जनवरी की परचेजेस, फरवरी की परचेजेस और मार्च की परचेजेस निकाल ली हैं। स्टार्ट हुए थे हम सेल से, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग, ओपनिंग बन गई, एंड लाइक वाइज। तो आपके पास परचेजेस की फिगर आ चुकी है 37,500, 82,500 एंड 105,000। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पेबल फॉर मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेजेस। जिस महीने में परचेजेस की हैं उसके बाद पे करेंगे किसको, मटेरियल्स को और एक्सपेंसेस को, और द एक्सपेंसेस इनकर्ड। लेबर इज पेड इन फुल बाय द एंड ऑफ ईच मंथ। जो हमारे पास लेबर दी गई है वो हर महीने के एंड पे पे कर दी जाती है। मटेरियल और एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं आफ्टर द परचेजेस आर मेड। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा है कि हमने परचेजेस कब किए हैं, जनवरी में। तो बच्चों ये पे कब होंगी, फरवरी में, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन करने को कहा गया है कैश बजट बनाने को, वो कहा गया है सिर्फ इन 2 महीनों का, फरवरी और मार्च का। हमने फरवरी और मार्च का बजट बनाना है। आगे आते हैं। एक्सपेंसेस इंक्लूड अ मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 2,000। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और बच्चों इसके लिए हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और हमारे जो एक्सपेंसेस है ना इनके अंदर ये 2-2 हज़ार शामिल हैं। तो 4,000 में से 2,000 निकाल देंगे, हमें पे करने पड़ेंगे 2,000, इस केस में 4,000, इस केस में 5,000 और इस केस में 5,000। लेकिन कब, जनवरी वाले पे होंगे फरवरी में, फरवरी वाले मार्च में, मार्च वाले अप्रैल में, अप्रैल वाले मई में,
क्योंकि ये कब पे होते हैं? आफ्टर द मंथ। इस सी पॉइंट में बताया गया। आगे आते ई, 75% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश एंड 25% ऑफ सेल्स आर ऑन 1 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। आप क्रेडिट सेल्स दे रहे हो और उसके लिए आप टाइम दे रहे हो उनको 1 महीने का, कि 1 महीने के बाद पेमेंट आप करें हमें। एफ पॉइंट, द कंपनी विल बाय इक्विपमेंट फॉर कैश कॉस्टिंग 18,000 इन फरवरी। कंपनी ने एक इक्विपमेंट खरीदा है, कितने का? 18,000 का, और क्या करेगा? कैश में पे करेगा। एंड विल पे अ डिविडेंड ऑफ 20,000 इन मार्च। द ओपनिंग बैलेंस एट 1 फरवरी इज $1,000। ये फरवरी का आपका ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है। अब हमारे पास कई चीजें आ चुकी हैं, अब हम इसको सम अप करते हैं अपनी कैश बजट में जाके। ये बच्चों आ गया आपके पास कैश बजट, सामने नजर आ रहा है आपको। इसको थोड़ा सा व्यू बेहतर कर लेते हैं। जी, रिसीट्स फ्रॉम सेल्स। अगर आप सेल्स के हवाले से इस क्वेश्चन को देखें तो उसमें बताया गया है कि 75% आपको कब नसीब होता है बच्चों? इन द सेम मंथ, और 25% इन द नेक्स्ट मंथ। तो रिसीट्स की ये वर्किंग की गई है। हमारी फरवरी की जो सेल्स हैं वो कितनी है? 60,000। और उसका कितना परसेंट पैसा कैश में मिलेगा? 75%। तो 60,000 का 75 लिया हमने, 45 प्लस जो जनवरी में सेल हुई थी, जनवरी की सेल है हमारी 40,000, उसके 75% तो जनवरी में ही मिल गया होगा पैसा, बाकी 25% पैसा जाके मिल रहा है इन फरवरी। दोबारा इस पॉइंट को समझा देता हूं। अगर आप देखें जनवरी की सेल है 40,000 और हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 75% सेल्स फॉर कैश, इसका मतलब है कि जनवरी में सेल की और जनवरी में ही 75% पैसा रकम मिल गई। 25% पैसा कब मिलेगा? 1 मंथ लेटर। तो 40,000 का 25% कितना होगा? 10,000, वो मिलेगा फरवरी में। इसी तरह अगर हम फरवरी की देखें, सेल्स कितनी है? 60,000, इसका 75% मिल जाएगा फरवरी में, और 25% दैट इज 15,000 मिलेगा मार्च में। अगेन मार्च की सेल अपनी है 160,000, जिसका 75% मिल जाएगा मार्च में और 25% मिलेगा अप्रैल में। तो ये इसकी वर्किंग हुई हुई है बच्चों के। रिसीट्स हमारे पास है फरवरी में 55,000 और मार्च में रिसीट्स हैं 135,000। तो ये फरवरी की रिसीट्स आ गई, ये मार्च की रिसीट्स आ गई। अब हम आते हैं, ये रिसीट्स हमारी कवर हो गई, इसके अलावा रिसीट्स का कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पेमेंट्स हमने अपने फॉर्मेट में देखा था, रिसीट्स आएंगी, फिर क्या आएंगी? पेमेंट्स। पेमेंट्स बच्चों कौन सी है? ट्रेड पेबल्स। हम जो माल खरीद रहे थे वो खरीदते थे 1 मंथ के क्रेडिट पे। जनवरी में हमने देख लिया कितना माल हमने खरीदा था? 37,500 का, इसको पे करेंगे फरवरी में। और फरवरी में खरीदा था 82,500 का, इसको पे करेंगे मार्च में। तो ये फरवरी में पेमेंट हो रही है, ये मार्च में पेमेंट हो रही है। एक्सपेंसेस पेबल्स, आपने देखा था कि जनवरी के एक्सपेंसेस थे 4,000 और 2,000 उसमें थी डेप्रिसिएशन, और ये भी एक पे होते हैं 1 महीने के बाद। तो 4,000 में से 2,000 डेप्रिसिएशन के निकाल दिए, ये ऊपर बातें लिखी हुई भी आ रही है, और 6,000 में से भी 2,000 निकाल दी, तो ये हमारे पास आ गए एक्सपेंसेस। लाइक वाइज बच्चों 5 मिनट रह गए, इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर रहे हैं। लेबर, लेबर का ये बताया गया था कि जिस महीने में होगी उसी महीने में पे कर दी जाएगी। तो अगर आप देखें, अगर के फरवरी की लेबर है 3,000 और मार्च की लेबर है 5,000, तो इसी तरह ये 3,000 एंड 5,000 पे कर दी जाएगी अपने रिस्पेक्टिव मंथ्स में। इक्विपमेंट हमने खरीदा था फरवरी में 18,000 का, डिविडेंड पे कर रहे हैं 20,000 का। तो टोटल पेमेंट्स हमारी इस महीने में जा रही है 60,500, जबकि रिसीट्स हुई है हमें 55,000। तो बच्चों यहाँ पे हमें डेफिसिट आ गया है, दैट इज ऑफ 5500 का। ओपनिंग बैलेंस हम इसमें ऐड करेंगे तो हम क्लोजिंग के फिगर पे पहुंच जाएंगे। नेट हमारे पास जो आता है सरप्लस और डेफिसिट, उसके अंदर हम ओपनिंग को ऐड करते हैं तो हम क्लोजिंग में पहुंच जाते हैं। ये क्लोजिंग अगली दफा क्या बन जाएगा? ओपनिंग। क्लोजिंग अगली दफा बन जाएगा ओपनिंग। और हमारे पास रिसीट से 135, सारी पेमेंट्स को जमा किया, बन गया 111,500।
नेट सरप्लस आ गया हमारे पास 23,500, इसमें हमने ओपनिंग ऐड किया तो हम क्लोजिंग के फिगर पे अराइव हो गए हैं, दैट इज 19,000। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास जो पेज नंबर 31 पे अवेलेबल था उसको हमने देख लिया है, और इससे हमने कैश बजट की फिगर्स मालूम कर ली हैं। ये बुक्स आपके पास अवेलेबल है और मैं अपना गूगल ड्राइव का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक से आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। सीमा P1, स्टडी टैक्स, बजटिंग के कुछ लिंक्स हैं, गैरेजन नोरीन की बुक है। ये लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैं आंसर में जाके इस लिंक को भेज देता हूँ, ये सबके पास आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, जनवरी की भी समझ आ गई। 133/1/3 जो होता है बच्चों, इसको समझ लो 133.33, 133.33 एक ही बात है। 133.33 अगर आप लिख देंगे तो ये सेम चीज है जो कि हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा जी बच्चों, आपके साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे को बुक्स नहीं मिली हैं तो वो बुक ले ले, और आज हमने सीमा P1 से ही फॉलो किया है, यहीं से आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर भी है जिस पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, इसको भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1/3 का मतलब होता है 0.333। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी बच्चों, उसी के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें अगर अप्रैल का डाटा उन्होंने नहीं दिया था तो हमसे क्वेश्चन में भी डिजायर किया गया है सिर्फ फरवरी और मार्च, हमने सिर्फ उसी को लेके चलना है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो था ना बच्चों, वो नेक्स्ट मंथ की सेल्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप देखें कि नेक्स्ट मंथ की सेल्स है 40,000। हमने सेल वैल्यू पे अपने पास स्टॉक नहीं रखते, हम स्टॉक अपने पास रखते हैं कॉस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट मंथ में हमने जो माल बेचना है उसकी कीमत है 30,000, तो उसी का हाफ हम अपने पास हम अपने स्टॉक में रखेंगे। ये 40,000 का हाफ नहीं निकालना, यहाँ पे इसको 30,000 का ही हाफ निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप 31 पेज पे जो है सीमा का, इसको देखने की कोशिश जरूर करें और इसको एक दफा ट्राई करें। इसमें रिसीट्स भी आ रही हैं, पेमेंट्स भी आ रही हैं, और होपफुली इससे आप थोड़ा सा कैश बजट पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। प्लस अब कल हम पास पेपर्स के भी एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ही 50% लेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपको बताया गया कि क्वेश्चन में कि आपने स्टॉक्स को मेंटेन करना है एट 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स रिक्वायरमेंट्स। इट इज मैनेजमेंट पॉलिसी टू हैव सफिशिएंट इन्वेंटरी इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कितनी इन्वेंट्री हर महीने के एंड पे जो कि काबिल हो टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। आपने नेक्स्ट हाफ मंथ को कंसीडर करना है, जस्ट नेक्स्ट हाफ मंथ, यानी कि जनवरी में है तो फरवरी की हाफ सेल्स लेनी है, और वो सेल्स एट सेल प्राइस नहीं लेनी, एट कॉस्ट प्राइस लेनी है। जब भी मैंने आज फर्स्ट फेज ऑफ द लेक्चर जो है वो फॉलो किया है ऑन मार्कअप एंड मार्जिन, उसके ऊपर ही मैं रीइटरेट करता रहा ताकि आपको मार्जिन समझ आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ये टेबल बनाना सीखना है। ओपनिंग प्लस परचेजेस इक्वलेंट होती है अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से क्लोजिंग लेस करते हैं तो कॉस्ट गुड सोल्ड आती है, प्रॉफिट आता है, सेल्स आता है। तो हम इसमें रिवर्स पैटर्न पे चलते हैं
लेकिन ये फॉर्मेट बनाना आपने सीखना है। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिया है तो उस तरह चल लें जिस तरह। अब हमारी शायद क्लास कंक्लूड होने वाली होगी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर हुआ है। जो क्वेश्चंस हैं वो गूगल ड्राइव का लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है, उस पे नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होगा, ताकि आपको पता हो कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे और आप उसको पहले से देख सकें। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली भी है कि हम थोड़ा सा लेक्चर हमारा कंटिन्यू हो रहा है, तो अच्छी बात है। बेटा कॉस्ट प्राइस पे, हाँ, उजैर हसन साहब ने पूछा कि कॉस्ट प्राइस पे हम क्यों चलते हैं इंस्टेड ऑफ सेल्स। हमें स्टॉक जो होते हैं ना, स्टॉक्स, वो कॉस्ट प्राइस पे रखते हैं। हमारे दुकान पे जो माल पड़ा हुआ है ना, वो ही हमने खरीदा है, तो हमें खरीदने की वैल्यू पे ही सारी चीजें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रखना होता है। उसको तो जब हम सेल करेंगे तो वो सेल प्राइस पे बिकेगा और फिर हमें प्रॉफिट होगा। ये एग्जैक्टली ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जैक्टली अरसलान। नो नो अली हैदर, पिछले महीने को नहीं देखना। देखो, आप जब जनवरी का क्लोजिंग आएगा तो आपके पर्सपेक्टिव में कौन सा महीना होगा, अगले महीने को देखना होगा ना, कि फरवरी के लिए मैं कितना माल खरीद के रखूं। आपने जनवरी में दिसंबर के लिए तो नहीं रखना होगा। जैसे अभी आपके पास अगर रमजान आ रहा है तो आप रमजान के हिसाब से अपने स्टॉक्स को देखेंगे ना, रात दिन के जो पिछले महीने गुजर गए। 52,000 बच्चों इस तरह आया। ये नाइला ने पूछा है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 30,000 और हमें क्लोजिंग स्टॉक भी पता है। इनफैक्ट अवेलेबल फॉर सेल में से जब क्लोजिंग लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। हमें ये दो फिगर्स अभी पता थी, तो हमने इन दोनों को ऐड अप किया, दैट इज 52,500। हम रिवर्स सीक्वेंस में जा रहे हैं। अवेलेबल फॉर सेल में से लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग ऐड कर देंगे तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। जी, अदनान खान 15,000 आपने निकाला है, सही निकाला है बिल्कुल। अवेलेबल फॉर सेल आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीजीएस, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अवेलेबल फॉर सेल की फिगर आती है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एक इस तरीके से आ सकती है, या ओपनिंग प्लस परचेजेस करके भी ये फिगर आ सकती है। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन को हम इसलिए नहीं लेंगे कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन में आपके पास से कैश नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब आपने उस एसेट को खरीदा था ना, उस वक्त आपने पे कर दिया था। जी बच्चों, कैश बजट के साथ आपने कुछ वर्किंग करनी होगी, जैसे कि कैश टोटल रिसीट्स कितनी हुई, पेमेंट्स कितनी हुई, इसलिए हमें थोड़े से शेड्यूल्स दिखाने पड़ते हैं। हाँ जी, परचेजेस कैसे आ रही है हमारे पास? परचेजेस बच्चों आ रही हैं, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से हमने लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएंगी परचेजेस। क्यों आ गई परचेजेस? क्योंकि ओपनिंग में परचेज ऐड करो तो ये आता था, अब हमें परचेजेस पता नहीं है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दैट वुड बी परचेजेस। हम डेप्रिसिएशन को बच्चों कैश बजट में लेके नहीं आएंगे, ये बात ध्यान में रख लें, क्योंकि कैश बजट का ताल्लुक है कैश इन और कैश आउट।
जी बच्चों, कल इंशाल्लाह हम कैश बजट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, प्लस सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट को अंडरस्टैंड करेंगे। जी बच्चों, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फरवरी जो है ना 1000, वो क्वेश्चन में गिवन है। ये ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस एट फर्स्ट फरवरी इज 1000। तो हम ओपनिंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग। बुक्स बच्चों हमारी है, सीमा की P1 है और आई कैप की है कैप 8। बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आ रही है इसी को ही हमने एक्सप्लेन किया है आज, और इस तरह हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्लियर होती जाएगी। जी जी बच्चों, डिविडेंड डिविडेंड गिवन है, ये देखो, विल पे अ डिविडेंड ऑफ 20,000 इन मार्च। ठीक है कासिम नूर, ये इंफॉर्मेशन एफ में बताई गई है कि डिविडेंड हमने 20,000 पे करना है। आपको आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दिया मैंने। स्कूल्स के लिए क्वांटिटी प्लान जो होगा बच्चों, हमारे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। नेगेटिव कैश बैलेंस आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फरवरी में हमारे पास जब डेफिसिट आया है तो हम या तो कोई फर्दर बोरिंग करेंगे, ठीक है, ताकि हमें हमें इश्यूज ना हो। जब भी हमने कैश बजट बनाया है और हम देख रहे हैं कि फरवरी में जाके ये मसला हल हो रहा है। तो बच्चों आपके ख्याल में हमें इस क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड करना चाहें, सारे बच्चे मेरे साथ अगर हैं, कि फरवरी में इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं 18,000 का, तो हमें इस सिचुएशन को देखते हुए इसको डेफर कर देना चाहिए इन मार्च। हम 18,000 का इक्विपमेंट फरवरी में ना खरीदें, बल्कि कब खरीद लें, मार्च में। या हम ये कोशिश करें कि हमें सेल्स के पैसे ज्यादा मिल जाएं इन द मंथ ऑफ फरवरी, ताकि हमारा यहाँ पे ये डेफिसिट ना आए। या अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आप बोरिंग कर लें फरवरी के महीने में और उस बोरिंग को रिटर्न कर दें मार्च के महीने में। ठीक है नवीद अहमद जी, फरवरी की रिसीट्स जो हैं बच्चों वो जनवरी की सेल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और फरवरी की अपनी सेल्स, फरवरी की अपनी सेल्स 75% फरवरी में मिलती है और 25% जनवरी की सेल्स फरवरी में मिलेंगी। कल की टाइमिंग आपके पास शायद होगी, मैं आपको चल जाएगा पता आपको कि कल क्या क्लास टाइमिंग है। इफ टाइम इज अवेलेबल, if time is available I am answering questions, if you allow me। P1 सीमा P1 आप लें बेटा। हमारे पास कैश बजट बनाते वक्त बच्चों कोई एक्रूवल की बात नहीं है। कैश इन क्या हो रहा है और कैश आउट क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है। एक क्वेश्चन है बच्चों का कि व्हाई वी हैव पेड डिविडेंड। डिविडेंड बच्चों कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स अपने ओनर्स को देने होते हैं। हमारे पास अगर पैसे नहीं है, ये तो हमने बजट बनाया ना कि ऐसा होगा, दिस इज बजट, दिस इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। एक्चुअली जब हैपनिंग होगी तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप इक्विपमेंट नहीं खरीद सकेंगे। तो यही हमें सजेशन यहाँ से मिल रहा है कि हम फरवरी में इक्विपमेंट ना खरीदें, बल्कि मार्च में जाके खरीद लें। ठीक है अरसान अली। वाई वी हैव नॉट पे डिविडेंड, डिविडेंड हमने पे किया है ना मार्च में, देखे 20,000 हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, दिस इज इन इन पेमेंट्स निशान।
बेटा कैश बजट में कैश रिसीट्स आएंगी और कैश पेमेंट्स आएंगी। क्रेडिट सेल्स से जो रिकवरी हो रही है वो लिखते हैं हम। बेटा ये हमारे पास कैश बजट का ही कॉलम है और हम इस डिविडेंड को कैश में ही पे कर रहे हैं। डिविडेंड यूजली दो तरीके से पे होता है, वन इज कैश एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। तो यहाँ पे देखें, द कंपनी विल बाय इक्विपमेंट फॉर कैश कॉस्टिंग इतना एंड विल पे अ डिविडेंड ऑफ 20,000 मार्च। तो पे करना कैश की सूरत में होता है, और तो कोई तरीकेकार नहीं है पे करने का। हम बच्चों 4C कैसे करते हैं? जी हम 4C इस तरह करते हैं कि आपने अपने कस्टमर के साथ एक पॉलिसी एग्री की हुई है कि हम या आप अपने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है क्रेडिट की। क्रेडिट पॉलिसी को भी हम पढ़ेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट में जाके कि 75% सेल्स आपकी कैश में है। आपने कैश फ्लो चलाना होता है ना, कैश फ्लो के बगैर कोई बिजनेस नहीं चल सकता। और 25% सेल्स आपने रखी हुई है ऑन 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। तो इससे पता लगेगा कि आपको कब कब कितना पैसा मिल रहा है। इसकी बेसिस पे हम अपनी फोरकास्ट करते हैं एंड फोरकास्ट में वेरी विद एक्चुअल रिजल्ट्स। अच्छा बच्चों, परचेजेस कैसे निकाली हैं? परचेजेस हमने इस तरह निकाली हैं, ये दोबारा आपके सामने मैं इस सिनेरियो को क्रिएट करता हूं जनवरी के महीने के लिए सपोज, ठीक है। जनवरी की सेल्स आपको दी गई थी, इसका बता दी गया कि 75% कॉस्ट होती है, तो 25% हो गया प्रॉफिट और 75% आ गई कॉस्ट, ये हमें पता लग गया। इस कॉस्ट का 50% हमने क्लोजिंग स्टॉक रखी हुई है दिसंबर में। ओके, इट मींस दिसंबर का क्लोजिंग जो है वो जनवरी का ओपनिंग हो गया। इसी तरह फरवरी के हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है, जिसका 50% हम जनवरी के क्लोजिंग स्टॉक में रख लेंगे। अब हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, ये ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है और ये कॉस्ट भी अवेलेबल है। इस 30,000 में हमने क्लोजिंग को ऐड किया तो हमारे पास आ गया अवेलेबल फॉर सेल, और अवेलेबल फॉर सेल में से हम ओपनिंग को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परचेजेस। मैं यहाँ पे फर्दर इसको नरेट कर देता हूँ कि हमारे पास है सबसे पहले सेल्स, उससे हम निकालेंगे कॉस्ट, उस कॉस्ट का हाफ या से 50% हम बना देंगे लास्ट मंथ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जो कि नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। यहां तक बात दोबारा देख लो बच्चों जो लिखी है, पहले यहां तक समझ लेते हैं। सेल्स थी हमारे पास कौन से महीने की? से जनवरी के महीने की। इससे हमने कॉस्ट निकाली किसकी? जनवरी के महीने की। इसके लिए इस कॉस्ट का 50% कब ले लिया होगा? लास्ट मंथ, और वो कौन सा मंथ हो गया? दैट इज दिसंबर। उसका वो बन गया क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ में आके बन जाएगा कब? जनवरी में ओपनिंग स्टॉक। एंड आपके पास ये आ गया दिसंबर का क्लोजिंग और जनवरी का ओपनिंग। अब इसके बाद क्या करना है? हमारे पास कॉस्ट भी अवेलेबल हो गई और क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल हो गया। जब हम इसको जमा करेंगे, जनवरी का हमारे पास कॉस्ट भी अवेलेबल है और क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसमें से अब हम लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएंगी परचेजेस। ये हमें बताएगा परचेजेस। इस तरीके से लेके हम चले हैं। जनवरी की कॉस्ट 30,000, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया, ये बन गया 52,500। इसमें से ओपनिंग 15,000 में लेस कर दिया तो हमारे पास आ गई परचेजेस। यहाँ भी आप देख लेते हैं, सेल्स है आपके पास जनवरी की 40,000, कॉस्ट है जनवरी की 30,000, 50% लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा दिसंबर का, दैट इज 15,000। इस 30,000 का 50%, ठीक है, जो कि नेक्स्ट मंथ जनवरी का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक
यहाँ तक बच्चों बात समझ आ गई। अब जनवरी की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 30,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, जनवरी का क्लोजिंग ये है, फरवरी की बेसिस पे आया, दैट इज 22,500। जनवरी की कॉस्ट और जनवरी का ही क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कहां से आया होगा, दिस इज अराइव एज 50% ऑफ फरवरी कॉस्ट। तो इससे हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जनवरी की, दैट इज 52,500। और इसमें से अब हम लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास जनवरी का अवेलेबल है, दैट इज 15,000। तो हमारे पास परचेजेस आ गई 37,500।